बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इंडियन कश्मीर में होने वाली जो इंसर्जेंसी है, झड़पें हुई हैं उस हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वहाँ पे सिविलियंस तकरीबन मिड अक्टूबर तक यानी अभी तक तकरीबन 31 लोगों की जिंदगियां गई हैं, जिसमें कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोग शामिल हैं, जिसमें से 20 मुस्लिम्स और बाकी सिख और हिंदू पंडित्स और ये सारे लोग जो है ये अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हो क्या रहा है और ऐसा हो क्यों रहा है, ये सारी चीजें मतलब समझने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि एकदम से ऐसे क्या हो गया। क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात ऐसे लग रहा था कि कश्मीर में संभल गए या शांति आ गई, अमन आ गया, लेकिन इस तरह राजौरी और पूंछ के इलाकों में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें इंडियन फोर्सेस एक बड़े तादाद में हिस्सा ले रही हैं और उनको बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात आई है उनमें यह कहा जा रहा है कि शायद वो लोग उनको नहीं अभी तक मिले जिनकी वो तलाश कर रहे थे और जिनको वो लोग ढूंढ रहे हैं। हो क्यों रहा है ये सारा कुछ, और इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि कश्मीर के अंदर ये कहा जा रहा था कि मतलब मोदी साहब ने कहा था कि वहां पे हम लोग क्योंकि खुशहाली आ रही है वहां पे बहुत डेवलपमेंट्स और ये सारी चीजें होंगी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस वक्त मुझे यूके से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और हमारे बड़े अच्छे मतलब आप लोग जानते हैं दोस्त डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सीधा सीधा आपसे पूछूंगा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीर से है, लेकिन आप उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपकी भी नजर है इन चीजों के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। क्यों ये सारा कुछ, क्या एकदम से हुआ या ये ग्रेजुअली हो रहा था, ध्यान नहीं दिया गया? आपकी क्या नजर है स्पेशली इन झड़पों के हवाले से और अभी इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन चल रहा है इन इलाकों में? देखिए जी, वो शेर है, उसका पहला मिसरा तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। दूसरा मिसरा है, हादसा एक दम नहीं होता। और पहला था शायद कि परवरिश करती है बरसों, समथिंग लाइक दैट। तो अब बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त राजौरी में और पुंछ में, ये बड़ा अफसोसनाक है। ये नहीं होना चाहिए और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसको अवॉइड ना किया जा सकता हो। आप जानते हैं फखर साहब कि आप भी कई इंडियन चैनल्स के प्रोग्राम्स में मेरे साथ शामिल रहे हैं, टॉक शोज में, और मैंने एक एक डिटेल जो है वो प्रोवाइड की थी, कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ इनके लॉन्च पैड हैं। और 3 महीने, अब तो तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं, 4 महीने से मुसलसल मैं ये बताता रहा हूँ, नक्शों पे पिन पॉइंट करके नक्शे भी दिए हैं कि ये यहाँ पे हो रहा है। तो होना ये चाहिए था मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इन इलाकों के ऊपर या तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते, या फिर ये इतना शोर डालते आलमी सतह पर कि फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोज करते, और जब वो एक्सपोज कोई हो जाए उसकी सारी चीज, तो फिर वो प्रेशर में, इंटरनेशनल प्रेशर में आके वो फिर शायद थोड़ा सा रुकते या 2 दफा सोचते। लेकिन अब तो उन्होंने जो है वो तकरीबन 1500 से लेके तो 2000 तक, जो मेरी इतलात है रेडियो मालिया इंटेलिजेंस एजेंसी की, इतने तो उन्होंने घुसा दिए, ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। अब उनको मजीद वो ना भी भेजें तो उनका काम चलता रहेगा। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये अब जाहिर है आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि ये रुके, ये खत्म हो ये लड़ाई। लेकिन ये अब जो स्पेल है टेररिज्म का, ये इतनी जल्दी मुझे खत्म होता हुआ, रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। उसकी एक वजह है कि ये जो टेररिस्ट हैं, पहली बात तो ये कि ये बैटल हार्डन टेररिस्ट हैं, ये आम टेररिस्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में और फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, कई जगहों पे इनके स्लीपर सेल्स जो हैं उन वहां ये पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और अब देखना ये है कि वो पहले अपना काम करते हैं या सीबीआई उनको पहले पकड़ लेती।
41 शहरों में तो उन्होंने लोकेशंस पे छापे मार के उन्होंने पकड़ा है लोग, लेकिन असला भी बरामद किया है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह ऐसा गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये वाली जो आप कह रहे हैं कि मतलब इतने यानी चले कश्मीर में तो हमें समझ आती है कि पाकिस्तान का बॉर्डर उसके साथ लगता है, लेकिन न्यू दिल्ली में या जो बाकी शहरों के आप नाम ले रहे हैं, तो वहां पे इस तरह पहुंचना, क्या ये हम कह सकते हैं कि इंडियन जो मतलब लाजमी सी बात है, बहुत एक स्ट्रांग इंटेलिजेंस रखता है हिंदुस्तान, अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट है इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर उनके पास, तो फिर क्यों ये सारी चीजें, क्या अंडर एस्टिमेट किया था हिंदुस्तानी मतलब जो एजेंसीज हैं उन्होंने, या ऐसा नहीं है कोई मतलब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है कि ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं कि हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कोऑर्डिनेशन का मसला है, ओके। कोऑर्डिनेशन में इनके फॉल्ट हुआ होगा, क्योंकि देखें जो टेररिस्ट आए हैं मेजॉरिटी जो है वो तो आई है कश्मीर के बॉर्डर से, और सांगा कुस्तूम जो बॉर्डर है सियालकोट के पास वहां से। लेकिन इसके अलावा दुबई से, यूएई से यानी कि, और बांग्लादेश से, नेपाल से, यहाँ से भी आए हैं और दूसरे मुल्कों से आए हो सकता है आए हो, मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन इन जगहों से तो कंफर्म है कि आए। अब इसमें ये होता क्या है कि पाकिस्तान जो है उनकी एम्बेसी जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं अपनी गवर्नमेंट और अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, और वो उनको पासपोर्ट जारी करते हैं, उनको वीजे जारी करते हैं, और वो आप ये ना समझे कि नेपाल में आईएसआई के सेल नहीं है, वो वहां पे भी हैं। बांग्लादेश में बहुत बड़ा नेटवर्क है आईएसआई का, तो वो वहां से इसी तरीके से बंगाली पासपोर्ट पे इंडियन वीजा लगवा के, और या इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही लोगों को भेज रहे हैं, और भेजा है उन्होंने। तो इसमें जो इंडिया की एक्सक्यूज में जो एम्बेसीज हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत सुस्त है, और उनका जो है वो उनमें, और ना तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, और ना मैं समझता हूँ कि उनके अंदर उस तरह की ट्रेनिंग है उनकी जिस तरह की पाकिस्तान के फॉरेन डिप्लोमेट्स की। आपको पता है कि पाकिस्तान का हर डिप्लोमेट जिसकी पोस्टिंग होती है वो उसकी कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, और इंटेलिजेंस इदारों में वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको जी ट्रेन किया जाता है। जी जी। और इसके अलावा हर एम्बेसी में, खास तौर पर बरतानिया की एम्बेसी हो गई, और जो बांग्लादेश और दूसरी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी हो गई फॉर दैट मैटर, इन एम्बेसीज के अंदर बकायदा आईएसआई के सेल होते हैं जो उनके मिलिट्री अटैची के अंडर काम कर रहा हो। तो वो प्रॉपर पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि बीच में कोई एक गैप है और वो वहां से रुकावट पैदा हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारा मसला ये है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जी 22 तारीख को ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा रखा है, जो कश्मीर पे हमला हुआ था 47 में उस पे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि उसको कामयाब करने के लिए क्या भारतीय हाई कमीशन अपना किरदार अदा कर रहा है? मैं समझता हूँ नहीं कर रहा। ठीक। तो क्यों नहीं कर रहा? और फिर क्या ये जो मुजाहरा करने जा रहे हैं बीजेपी फ्रंट, ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी, क्या ये इंडिया में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्ट्री है और रॉ है और नेशनल इंटेलिजेंस जो है उनकी, उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं करते। तो फिर ये बहुत सारे मामलात हैं। ये पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करें। ठीक। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान को आप देखें कि हर मौके पे वो सैकड़ों लोग जमा कर लेते हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने, पूरी दुनिया। तो उनका एक पूरा कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क चल रहा है, और उसमें मस्जिदों का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर मुल्क की जो के अंदर जो मसाजिद हैं उनके ऊपर एक सेंट्रल कमांड बनी हुई है मसाजिद की। तो आईएसआई जब उनको कहती है एम्बेसी को, अपने मिलिट्री अटैची को, कि आपने लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करना है,
तो वो इंडियन जो होता है पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची, वो उस मस्जिद की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन को, यानी कि कमांडर ही समझ लें उसको बुलाता है, उसको ब्रीफिंग देता है, वो फिर तमाम मसाजिद को कहता है। तो इस तरीके से जो मसाजिद में फितराना जमा होता है या जुमे का चंदा जमा होता है, वो फिर सारा जो है वो साइफन करके, तो कोचें होती हैं, ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है ना। हमारा तो इस तरह से राइट नेटवर्क नहीं है इंडिया राइट का। राइट राइट। जी। अच्छा, लेकिन अगर सर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया के पास एक तो पैसा बहुत है हमारे मुकाबले में, मतलब इसमें कोई शक नहीं। ताल्लुकात हमारे मुकाबले में उनके, इन कंट्रीज के जिनके आप नाम ले रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं कर रहा, पिछले 1 साल होने को है, साल बल्कि हो गया, लेकिन मोदी जी के साथ उधर बैठे हुए हैं। फिर यूके के ताल्लुकात, हमारे गल्फ कंट्रीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या ये इस्तेमाल नहीं कर रहे? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अमित शाह साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं और हम नहीं रोकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, तो क्या उनकी ये वाली स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है आपके ख्याल में? या ये भी मतलब जिस तरीके से अभी आप हालात बता रहे हैं कश्मीर के या बाकी चीजों के हवाले से, उनके बारे में? देखें जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, लेकिन कहाँ करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? अभी तो खाली है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है, वहां से तो निकल गए सब, जिन जो 500 से ज्यादा, मैं बता रहा था कि यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग, जो मॉडर्न वेपन अमेरिका का काबुल से आया उसको प्रैक्टिस करना, कमांडो ट्रेनिंग, आईईडी की ट्रेनिंग, वो तो चले गए वहां से। उस पे अगर आप उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक करते तो काम हो जाता। इसी तरह से आपको याद होगा कि जम्मू में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन अटैक हुआ था। हाँ। और उस ड्रोन अटैक से पहले मुतअद्दिद मर्तबा मैंने मंगला में जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग स्कूल है, जी। उसकी निशानदेही की कि यहां से ये ड्रोन है और ये यहां से उड़ रहे हैं और ये यहां से जाएंगे इंडिया। तो उस वक्त तो स्ट्राइक वहां बनती थी, वो स्ट्राइक भी मिस हो गई। नतीजा क्या हुआ कि ड्रोन के जरिए ये जितना असला चल रहा है, उसमें मेजॉरिटी असला तो पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए वहां पहुंचाया है। और ड्रोन के जरिए कैसे पहुंचता है? ड्रोन के जरिए ऐसे पहुंचता है कि बॉर्डर क्रॉस करके ड्रोन उतर जाता है, इनकी रडार के पकड़ से पहले उतर जाता है। सही। वहां से फिर लोकल हैंडलर्स उन ड्रोन्स को आगे लेके जाते, उड़ाते हैं और असला फेंकते हैं या जो भी उन्होंने करना है इस तरीके से। अब सर्जिकल स्ट्राइक आपने अगर करनी है तो फिर आप जीएचक्यू पे करें सीधा सीधा। और तो मुझे तो कोई मतलब लॉन्च पैड्स पे आप करेंगे उसका तो कोई फायदा नहीं है, दहशतगर्द तो पहुंच चुके हैं अंदर। अब आप लॉन्च पैड पे करेंगे, 50, 60, 100 मार भी देंगे तो उसका क्या फायदा है? वो तो पहुंच चुके हैं। अब तो उनको रोकने के लिए उनकी मां को आप थाने बुलाएं और बिठाएं कि अपने पुत्र नु ले आ, थाने नहीं, बुला। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज, आपकी बात ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जीएचक्यू के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर एक तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मतलब इस तरीके से चढ़ दौड़ना क्या मुमकिन है? और इसके साथ साथ एफएटीएफ में हम ऑलरेडी इस वक्त भी, मतलब आप यूके में बैठे हुए, पेरिस में इजलास चल रहा है इस वक्त, एफएटीएफ का दूसरा रोज है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो हमारे वाले मिनिस्टर, स्पेशली शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब जब भी खड़े हो जाते हैं तो यही कहते हैं कि यार वो लोग हमारे खिलाफ ये साजिश करते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ वो साजिश करते हैं। तो हमें तो यहाँ पे ये वाली बातें बताई जा रही होती है कि भाई हिंदुस्तान सारा कुछ कर रहा है और हम शायद हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हुए हैं। तो ये वाली चीज थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आ रही होती कि क्या ये चीजें सारी मुमकिन है जो आप बता रहे हैं? मतलब एक पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान जितना पावर नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि आर्मी भी इतनी नहीं है, इतना वसाइल भी नहीं है, और शायद जंग के वसाइल कम से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में होता हूं, मुझे पता, और आप वहां पे बैठ के आपको भी अंदाजा, ऐसा नहीं कि आपके सोर्सेज नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो जंग मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हिंदुस्तान ये चीज कर सकता है जो आप मतलब मशवरा दे रहे हैं उनको? देखिए, आपने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, एक आपने कहा मुमकिन है और दूसरा आपने कहा क्या हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है। अब मैं तो नेपोलियन की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें उसने लिखा है कि दुनिया में कोई चीज मुमकिन नहीं होती। तो उसने
उसका वाकया है कि उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में लकीर नहीं है बादशाह की, मतलब है रूलर ऑफ फ्रांस की। तो उसने खंजर निकाला और उसने ऐसे करके खींच के काट, अपनी तरी काट ली और कहा ये देखो अब मेरे ये बन गई है लाइन। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज मुमकिन है, विल होनी चाहिए। फखर भाई आपको याद है जब पंशेर में लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, तो ये अच्छा डॉक्टर जो साहब, आपकी प्रेसिडेंट अशरफ आवाज गनी थे थोड़ी सी हमें, ये गए हमारे थे पास आपकी आवाज सही नहीं पहुंच रही। अगर आप अपने ये डिवाइस को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके और दोबारा कनेक्ट कर ले तो शायद ये हमें ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बात क्योंकि बीच में कट के आ रही होती है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए फिर मुश्किल होगी, और जो हमारे ऑडियंस है फिर उनको भी क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही होती। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो हमें दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑडियो का इशू आ रहा है हमें, मतलब प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही है। और वो बात कर रहे हैं इस वक्त कि हिंदुस्तान को शायद वो मशवरा दे रहे हैं कि उनको एग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें जो है ये मुमकिन है? क्योंकि आसान काम नहीं है आजकल के दौर में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, मतलब अगर आप एग्रेशन करते हैं, जंग करते हैं इस तरीके से या लार्ज स्केल पे जाते हैं, तो उससे नुकसान एट द एंड दोनों साइड्स का होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है उसका भी और जो कर रहा होता है उसका भी। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी मतलब मेरे लिए ये है कि क्या हिंदुस्तान जो अपनी इकोनॉमी के ऊपर उसने काम किया, काफ़ी मेहनत की और उन्होंने अपना एक ताल्लुक़ बनाया दुनिया में, एक अपना नाम बनाया। तो स्पेशली अगर ये चीज़ होती है, क्योंकि लामहला जब एक तरफ से फायर होगा तो दूसरी तरफ से भी होगा, ये मुमकिन नहीं है कि दूसरी तरफ से ना हो। और जब सारी ये चीज़ें होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर होती है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो वहाँ से भागता है। तो क्या ये चीज़ें सारी मुमकिन है कि अगर वो इन चीज़ों को जो अपनी उनकी पिछले 15-20 सालों में हमने देखा, जो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, क्या उसको वो ख़राब करने के लिए ये वाली जो इक़दामात हैं वो क्या ये करेगा? और स्पेशली कश्मीर के हवाले से क्योंकि मोदी जी ने जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 370 को हटाया, तो उन्होंने कहा था कि अब एक नया कश्मीर होगा। हम नए पाकिस्तान को तो सुनते हैं, बल्कि हम तो भुगत रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम भुगत रहे हैं नए पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ पे उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की मोदी साहब ने कि नया कश्मीर बनेगा, एक नए तरीक़ाकार के साथ इसको हम सेटल डाउन करेंगे और लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर तरीके से। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है ये मुमकिन है, या इसके ऊपर इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जिसे कहते हैं कि मायूसी के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं? डॉक्टर साहब ने अगेन हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ऐसा कर भी सकता है और शायद मुमकिन भी है, उस बात को आप आगे लेके जाएं। आपको याद होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ कई शोज कर चुके हैं उसमें इंडिया के चैनलों पे। जब अशरफ गनी गया था ताशकंद और इमरान खान वहां बैठा हुआ था, तो उसने सामने उसके कहा था कि जी 10,000 दहशतगर्द इन्होंने भेजे हैं और ये ठीक है। वो उस जमाने को ज़हन में रखें। उस वक्त मैं क्या कह रहा था? उस वक्त मैं ये कह रहा था कि इस जंग को फैलाएं, स्प्रेड द वॉर, स्प्रेड द वॉर। और दो फ्रंट्स पे स्प्रेड करें, होम फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट। और मैं कह रहा था कि एक तो अशरफ गनी को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी है, और पाकिस्तान पे हमला करे, ड्यूरेड लाइन को लेकिन सर वो तो है ही मलियाडेट नहीं करे। मुल्क में, तो हमला कैसे करेगा? वो तो खुद भाग नहीं, चुका है, दुबई में उन्होंने पनाह वो ली हुई अभी है। की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अभी की तो बात ही उस नहीं कर वक्त रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा ताशकंद वाले हूं। टाइम उस के, वक्त मैं ये ओके कह ओके। रहा था, उस जी वक्त जी। मैं ये कह रहा था। साथ में ये भी कह रहा था कि अंदर मुल्क के अंदर खाना जंगी तो हो रही है, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप के पास असला है और एक ग्रुप मार रहा है, दूसरा ग्रुप भाग रहा है, तो अवाम को मुसल्ला करें। उसने नहीं किया, काबुल फॉल हो गया। काबुल जब फॉल हो गया तो किस्सा खत्म हो गया। उसका मतलब क्या था? काबुल फॉल होने का मतलब ये था कि भारत के पास, जो भारत का जो दुश्मन था, वो और ज्यादा भारत के नजदीक आ गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। इसी तरह से आज की तारीख में पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, ये वॉर ऑफ एग्रेशन है।
कौन नहीं जानता कि ये पाकिस्तान ये दहशतगर्द भेज रहा है, सबको पता है। तो फिर भारत को सोचना चाहिए ना कि वो क्या करे, वो ऐलान जंग करे पाकिस्तान के खिलाफ, या वो सर्जिकल स्ट्राइक करें, या फिर ये है कि वो कहें कि बस ठीक है फिर हमारी जान छोड़ो। मतलब है ये फैसला तो करना पड़ेगा ना, ये तकरीरों से तो ये फैसले नहीं होते, ये तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुमकिन सारा कुछ है, आप ये फैसला करें कि करना क्या है, उसके बाद आप कदम उठा लें, ठीक। लेकिन आप बीच में लटके मत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि इंडिजिनस मूवमेंट जो है वो कश्मीर के अंदर यानी इंडियन कश्मीर के अंदर चल रहा है, और उसको सपोर्ट भी पहले भी माजी में भी उसने सपोर्ट किया, अब भी सपोर्ट करता है। बल्कि आज हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी है गालिबन मैडम साइमा यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने एक दफा फिर इस मुद्दे को उठाया है वहां पर कि वहां पे सिविलियंस को मारा जा रहा है और जुडिशियल किलिंग हो रही है कश्मीर के अंदर। तो आपको लगता है कि ये इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान को उस फोरम के अंदर एज वेल एज कश्मीर के अंदर? आपको ये चीजें क्या नजर आ रही है कि जो एक कंट्रोल हुआ था और एक बड़ा मतलब चीजें शायद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गई, अब मतलब कोई इस किस्म की चीज नहीं है, हिंदुस्तान को एक बड़ा सुकून का सांस लेने का मौका मिला था, लेकिन आपको अब नजर आ रहा है कि वो चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हाथ से निकलती जा रही है? देखें, साइमा जी ने तो बिल्कुल सही कहा कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गई कि जो सिविलियंस हैं वो मक्खन लाल बिंद्रू थे, वो बिहारी जो बेचारे रोजी रोटी कमाने, यार वो रेडी लगाने वाले बेचारे, उनको मारा, वो टीचर को मारा, एक सिखनी प्रिंसिपल थी उसको मारा। वो ये भी तो बताए ना कि सिविलियन कौन से सिविलियन है और कौन मार रहा है उनको। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर कभी भी कोई तहरीक आजादी नहीं थी, वहां पे पाकिस्तान की प्रॉक्सी जमात इस्लामी, ठीक है, वो जमात इस्लामी थी, जो सैयद अली गिलानी उसका जमात इस्लामी का था, और उन्होंने ही ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और ये सारी बनाई। वो सहूलतकार थे पाकिस्तान के, और वो ये सारा कुछ करते थे जी। इंडिया की पॉलिसी जो कांग्रेस के जमाने में और उस बीजेपी से पहले रही, वो अपीजमेंट की पॉलिसी, कि इनको कुछ ना कहो, इनको गलियानी को मत कहो, इसको मत कहो, उसको मत कहो, मुसलमानों के लिए कोई अच्छा। हालांकि ये मुसलमान और हिंदू की तो लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान तो चाहता है कि ये हिंदू मुस्लिम का कम्युनल इशू बने, लेकिन वो कभी भी नहीं था कश्मीर, आज भी नहीं। JKLF से भी है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, अब ये TRF वाले हैं, ये अवामी मास मूवमेंट नहीं है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि मिलिटराइज्ड हैं और डिसिप्लिन्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जनता का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक डॉक्टर साहब, बातें तो और भी। अमन आपने पूछा, अमन तो नहीं होगा, अमन नहीं होगा, अमन नहीं होगा जब तक के पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जहां से मेरा ताल्लुक है मीरपुर से, जब तक हम अपना ये इलाका आजाद करवा के इंडिया के साथ इसको शामिल वापस नहीं करते और गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख के साथ शामिल नहीं करते, यहाँ अमन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आपके मुल्क में सिलसिला चल रहा है, ये पार्लियामेंट का यानी लेजिस्लेटर का और मिलिट्री का, ये बड़ा खतरनाक है। और ये इसने एक्सपोज कर दिया है कि आपकी पार्लियामेंट भी में भी के सतु भी खत्म हो गए, यानी पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बाजवा को हटा दे, और बाजवा में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को सैक करके मार्शल लॉ लगा दे। दोनों कमजोर पहलवान लड़ रहे हैं और दोनों अखाड़े में गिर गए मुंह के बल। तो इस मतलब है कि दूसरा जो है वो ये, और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में बाजवा साहब ने अपनी दूसरी एक्सटेंशन के बाद, जो उनको पहली एक्सटेंशन मिली थी, उसके बाद 1700 उन्होंने फौजी अफसर और 8000 से ज्यादा नॉन कमीशन लोग जो है, सिपाही, हवालदार, जमादार, इस तरह के, उनको जबरी तौर पर रिटायर किया है या डिसमिस किया है। आपको पता है उनमें से अक्सरियत किन की है? पश्तूनों की।
दूसरे नंबर पे उसमें अक्सरियत जो है वो है सिंधियों की, फिर है बलोचों की, फिर है हम जो है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हमारी, और बलोच भी। अच्छा, उसमें जिस शख्स ने 2 लोग हैं जो इस वक्त जिन्होंने बाजवा को हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है, वो कौन लोग लड़ रहे हैं इस वक्त बाजवा के खिलाफ? एक मेजर जनरल रिटायर्ड मंजूर अहमद जो कि सिंधी हैं बदीन से, और दूसरे ब्रिगेडियर जावेद खान जो पठान है। तो ये फौज के अंदर जो पोलराइजेशन एथनिसिटी की बुनियाद पे हुई है, ये पूरे मुल्क का शिराजा तभी बिखरेगा ना जब आर्मी का शिराजा बिखरेगा। तो वो बिखरने वाला है, वो नजर आ रहा है सबको। ये वो फौज नहीं है जो फौज 1965 में थी या 1970 में थी। ये फौज तो DHA फौज है, ये तो लॉलीपॉप बर्गर फौज है, ये तो कमीशन एजेंट है, कारोबार है। हर एक ने साहब लगाया होता है कि फलां साल तक मेरी ड्यूटी है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं अब कहाँ कहाँ पोस्टिंग कराऊं जहां से मैं माल बनाऊं। एक सिपाही भी जो है वो अपने सूबेदार को रिश्वत दे के, पैसे दे के या तोहफा दे के, घड़ी दे के या कुछ तोहफा दे के या रिश्वत दे के छुट्टी लेता है। ये तो हाल है करप्शन का। लोग रिश्वत देकर, चाहे वो रिश्वत पैसों की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी पेश करने की शक्ल में हो, रिश्वतें देकर बाहर पोस्टिंगें करवाते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, सऊदिया में, इधर उधर, कि हमारे वो लगेगी। अभी तो आप इंतजार करें, नवंबर में अगले महीने ये सर्विस रिव्यू बोर्ड होना है, उसके बाद आप देखना ये बाजवा की और कर्नल शहजाद सलीम मलिक जो है PS डायरेक्टरेट में जो है PS1, इनकी और मेजर जनरल इम्तियाज की और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो AG था उसकी, फैज हमीद की, और पता नहीं किस किस की, और अंजुम पप्पू जो ये है जनरल नदीम अंजुम। हाँ, ये तो PMA के जमाने से ये मशहूर है कि इसको सीनियर ने खूब लताड़ा हुआ है। तो इनकी वीडियो आने वाली हैं, वो धमाका एक होना है, आप देखना। अभी तो कोई मानता नहीं है ना, इसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो है जब ये आएंगी तो फिर लोगों को याद आएगा कि हाँ, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा पहले ही कह दिया था। अभी तो लोग सोच रहे हैं कि शायद ये कोई सनसनी फैला रहे हैं हम। आप देखना। नहीं डॉक्टर साहब, एक तो ये वीडियो वाली जो सियासत है ये तो आजकल बड़ी आम है। जुबैर उमर साहब की हमने देखी, और पता नहीं किस किस की जजेस की हमने देखी, और हमारे जो नैब के चेयरमैन हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब की हमने वीडियो देखी। तो ये तो शायद मतलब टिट फॉर टेट, मतलब लेट्स सी इन फ्यूचर कि क्या चीजें हो सकती है और क्या होगा, क्योंकि लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज अब मिक्सअप हो चुकी है कि जब किसी से आपका काम नहीं हो रहा तो आपको उस तरीके से उसको एक वीडियो उसकी वायरल करवा दे, इस किस्म की जिसकी आप भी बात कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं, तो उससे फिर आपका काम आसान हो जाता है। टाइम क्योंकि हमारे पास लाजमी सी बात है महदूद होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से हमने बात की, स्पेशली कश्मीर के हवाले से डॉक्टर साहब ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे सामने और बल्कि व्यूअर्स आपके सामने भी रखा। उनको हम थैंक यू कहेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में जी जाते जाते, सॉरी टू रूडली इंटरप्ट यू, जाते जाते मैं आपको ये कहता जाऊं कि आप ये याद रखिएगा कि हमने 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी हुई है पाकिस्तान को निकलने की। मैंने दी हुई है ये डेडलाइन। सही सही सही। तो डॉक्टर साहब की बात है, 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से नहीं निकालेगा तो फिर हम निकालेंगे। बस क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि उस तरफ की कश्मीर में ये हो, और आप कह रहे हैं क्योंकि ताल्लुक इनका जो है वो इस तरफ वाली कश्मीर से। लेकिन लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, 2023 भी आ जाएगा, और फिर मतलब जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं या फिर बाकी लोग बातें कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर मिलेंगे किसी और डिबेट में, आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।